चले तो how was your quarantine? क्वारंटीन अब नाम का रहेगा कैसे क्वारंटीन, एवरीथिंग इज ओपन नाउ, कोर्ट्स आर ओपनिंग फ्रॉम फर्स्ट मंडे, सो अब हम भी जिहादी हैं, कोरोना के खिलाफ जिहाद करेंगे। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये कि पाकिस्तान में इस टाइम पे लास्ट 24 आवर्स 78 पीपल हैव बीन डाइड, सो दैट इज द हाईएस्ट पूरे जब से कोरोना आया है। और इस टाइम पे पाकिस्तान में केसेस है वो स्पेन से और इटली से ज्यादा है पर डे के लिहाज से, और उल्टा हम ये कर रहे हैं कि हम सब कुछ खोल रहे हैं। और कोर्ट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल्स के बाद मेरे ख्याल से रश होगा और उनको भी खोल रहे हैं। डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की पॉलिसी जरा मरदा मर जाए, जरा बच गया तो मुल्क चला लेंगे। गवर्नमेंट किसी भी तरह से अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहती, गवर्नमेंट नोज दिस, ठीक है। बहुत सारी जो अपोजिशन एंड जो क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को हो रहा है वो इसी बात को लेके हो। So I think this is a strategy they played कि एक दफा बोल दो, हमने समझाना तो लोगों को this is the best what we could have done, हम समझा सकते थे, हमने समझा दिया। अब इनके कारोबार इतना ऐसा बंद हो रहे हैं, बजाय वो बैकलैश इनकी तरफ से आए, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आए, ऑपोजिशन की तरफ से आए, तो we played our role, we highlighted the issue, हमने प्रिकॉशंस बता दिए और बार बार बताए हैं मीडिया की में एग्रेसिव कैंपेन चली है। So now we let the people decide, although सब कुछ अगर जिसने अवॉइड करना है वो ना जाए, जिसने नहीं करना वो। देखिए मैं तो बात गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ने गलती कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से फैसले को हैंडल किया है, जितना बेस्ट पॉसिबल कोई भी गवर्नमेंट कर सकती थी, वो सिंध की गवर्नमेंट हो, केपीके की हो, पंजाब की हो, फेडरेशन में हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, जो भी जहाँ कुदरत में थी, एवरी गवर्नमेंट हैज डन इट्स बेस्ट, जो वो कर सकती थी उसने किया है। और द पॉइंट इसकी जहाँ तक लोगों की बात है, तो अगर आपने ईद पे बाहर रश देखा हो ना और लोगों की हरकतें देखी हो, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कोरोना को भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो इन्होंने कर दिया ना, आप यू कांट इवन इमेजिन, वो आप जाके देखें, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर रशों में से ऐसे निकल रहे हैं जैसे दरबार में चावल नहीं बढ़ते तो बेचारा बंदा दौड़ता चावल खाने के लिए, वैसे मनाजर थे वहां पे। अल्लाह माफ करे। तो ये हम लोग खुद कॉल करते हैं कि आओ हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो और बाद में किसी दूसरे को कोस सके। और मुझे इससे ज्यादा हैरत इस बात पे होती है कि इस मुल्क में बाशऊर लोगों को ये मनवाना पड़ता है कि भाई कोरोना है, ये एग्जिस्ट करता है, इससे लोग मर रहे हैं। ये तो अभी तक आपको लोग मिलते हैं मार्केट्स में और अभी तक कहते हैं कि यार, तो आपके लिए आप किसी से यहाँ पे हाथ ना मिलाओ तो वो आपसे नाराज हो जाता है। बिल्कुल, किसी को ईद पे नमाज पढ़ के आपने गले नहीं मिले तो वो आपसे ऑफेंड हो गया। उसको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि भाई खुदा न खास्ता तुम्हें हो गया, तुम शायद मर जाओ, तुम्हारे घर में कोई मर जाए, तुम्हारा रिश्तेदार मर जाए, कदर मर जाए, दोस्त मर जाए। इस मुल्क में लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि भाई कोरोना एग्जिस्ट करता है। वो पाकिस्तानी अवाम इतनी को ढीठ हो चुकी हुई है, वो कहती है जब तक हम आंखों से नहीं देख लेंगे ना तब तक उन्हें मानना ही नहीं, जो मर्जी कर लें आप। तो लिहाजा ये बहुत बुरे हालात है। आई डोंट नो वेयर इट गो, बट मुझे ऐसा लगता है हफ्ते दो हफ्ते में चीजें बहुत एक एडवर्स मोड़ लेंगी और चीजें जाएंगी किसी और तरफ, अल्लाह ना करे। मतलब जितने कंस्पिरेसी थ्योरीज भी को 5-6 हैं। और बड़े मजे की बात तो ये है, जो अल्लाह ना करे वो ये कही, वो कहते हैं कि बिल गेट्स ने एक माइक्रोचिप तैयार की है। वो माइक्रोचिप वो हर इंसान के अंदर डालना चाहता है और उस माइक्रोचिप से वो हर इंसान को कंट्रोल करेगा। अब आई विश कि सच ना हो ये सुनने में बहुत अमेजिंग लगता है मुझे कि अब हर बंदे के अंदर एक माइक्रोचिप होगी और उसकी जो लाइफ है पूरी वो एक माइक्रोचिप से मॉनिटर हो रही होगी कि इसको कब जिंदा रखना है, कब मारना है। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, वो 15 सिम बेचता था फिल्म में, वो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी। हमारे लोग इस तंग आ गए हैं और nobody wants to talk about this thing, and that's the unfortunate part कि अब तेजी से फैल रहा है और हम तंग आ गए हैं। रीजन अच्छा सॉरी हाँ ही इज राइट, इसका रीजन है, पहले आप दे दें। मैं आई एम जस्ट एनालाइजिंग, मतलब इसका एक रीजन है, बाकी राइट है जो मेरे मुताबिक भी है, बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिट टू ह्यूमन साइकोलॉजी। बार-बार एक चीज को कितना डिस्कस कर सकते हैं ना। हमारे यहाँ दैट डजंट मीन यू कैन नॉट टेक प्रिकॉशन। हाँ, प्रिकॉशन दे सकते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ वो नॉट देखें वेस्टर्न कल्चर में जहाँ ये डिजीज को उन्होंने ज़रा बेहतर तरीके से डील किया है। दे हैव लॉन्ग विंटर 6 to 8 months, वो उनको आदत है कि घर में किस तरह से रहना है। फिर दे मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, रूल फॉलो करने वाले लोग और इकोनॉमी पावरफुल है, एवरीथिंग उनके पास अवेलेबल है। कल्चर का बहुत बड़ा फर्क है
اور शायद यहाँ पे कोरोना ने उस तरह से इफेक्ट भी नहीं किया। मैं इस बात को मानता हूँ बाय द वे कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और सब कॉन्टिनेंट में अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू है, और ये उसी की एक फूफी दाई चाची है, तो उसकी वजह से इसका इफेक्ट पाकिस्तान में बहुत कम है। इस बात को आप माने। Scientifically, corona is less dangerous than Ebola. Maybe MERS or SARS. हाँ सही कह रहे हैं। सर देखिए, आप एक पॉजिटिव साइड मिस कर रहे हैं। अगर आप, आई डोंट नो हाउ यू टेक इट, जो कि मीडिया भी आपका जो है ना बहुत कम हाईलाइट करता है, वो ये है 60,000 अगर पेशेंट था ना कल तक, तो 21,000 हैव बीन रिकवर्ड, दैट इज 1/3 ऑफ द पेशेंट्स। और डेथ थी वो 1200 थी। वो मेरे ख्याल से कितनी बनती है? 1% भी नहीं बनती। 60,000 में से अगर 1000 लोग हैं, सर माई पॉइंट इज कि देयर इज अ बेटर साइड कि भाई अगर कोई बीमार हो रहा है ना, जरूरी नहीं कि उसने मर जाना है। देयर आर लाइक 2 to 3% चांसेस कि खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाएगी। 5% कर ले, 95% चांसेस है कि उसने रिकवर कर जाना है। और किसी भी बीमारी में 95% चांसेस बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। सो कोरोना को स्टिग्मा ना बना लें आपने तो इसको साइकोलॉजिकल बीमारी बना ली है। भाई 95% चांसेस है कि आपने ठीक हो जाना है, 5% चांस है खुदा न खास्ता वो कुछ होगा। उसमें से भी 5% में से भी 3 से 4% लोग वो हैं जिन्हें पहले की बीमारी है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से आप इसको पोर्ट्रे ही ऐसे करते हैं कि पता नहीं कोरोना हो जाएगा तो आप तो बस गए और आपकी जिंदगी खत्म, फ्यूचर खत्म, सब खत्म, आप बस खत्म। दिस इज अ वेरी नेगेटिव अप्रोच जो कि मीडिया ने आपको दी हुई है। भाई 95 to 6% रिकवरी रेशियो है। 90% लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा, और 70 to 80% लोग तो बिलीव कैरियर है इसके, जिन्हें खुद पता भी नहीं कि कोरोना होगा। I don't know what the stats are saying as of today. 60,000 cases हम क्रॉस कर गए। 63 के 64 हो गए आज। हमारे assume कर लें आप 65,000 cases टच कर गए। हाँ। 60,000 63,000 तो हम क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, 65,000 में से हमारी रिकवरीज कितनी? अराउंड 22,000, अराउंड 21-22। अच्छा, आप 65,000 में से 22,000 रिकवरी है, 42 रह गए, 43, 45 रह गए। तो डेथ्स है 1300-1400 इनके अलावा है, ऑब्वियसली। ठीक है। मैंने इन्हीं से डेथ हुई है ना। अच्छा चलो लेट्स माइनस द डेथ्स, 40 रह गए अप्रोक्सीमेटली। 40,000 बंदे की पूरे मुल्क में है ना यार, अपने घरों में है, क्वारंटीन सेंटर्स में है, हॉस्पिटल्स में है। ठीक है। वेयर आर दोस 40,000 पीपल? और आपको पता है कराची के हाउ अंदर, मेनी पीपल आर इन क्वारंटाइन? भाई दे हैव ऑल द स्टैट्स बाय द वे, बट व्हाट आई नो इज कि कोई भी लैब जब भी कोई टेस्ट करती है, इट इज इट्स ड्यूटी कि उसने रिपोर्ट करनी है कोरोना सेंटर, कोरोना पाकिस्तान को, कि ये टेस्ट हमने किए तो ये पॉजिटिव आए हैं। तो गवर्नमेंट अप्रोच दोस पीपल इनिशियली तो ये हो रहा था, ठीक। और उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितने लोग आपने हॉस्पिटल में रखने हैं, कितने अपने हाउस क्वारंटीन करने हैं। मैं द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज 40,000 लोग हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में नहीं है। नहीं, घरों में भी है ना। What he pointed out was very crucial as well. He pointed out कि स्टिग्मा बन गया। बिल्कुल, लोग नहीं बता रहे। हम स्ट्रिक्टली स्टैट्स पे जा रहे हैं। हमें पता है हमारे मुल्क में चोरियां डकैतियां ज्यादा है, पर्चे उसके कम कटते हैं। बिल्कुल, एग्री। ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बहुत ज्यादा है, बात थानों में कम जाती है, पर्चे कम कटते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारी एक मेंटल जो नेशनल साइकोलॉजी है, हम चीजें ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, रिपोर्ट कम करते हैं। कोरोना में भी देयर आर ये इन्फेक्शन ज्यादा फैली हुई है, रिपोर्ट कम हो रही है। देयर आई बिलीव, ठीक है, कि 65,000 इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर। सर मैं इवन द डेथ टोल इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर। हम इसको सरपास कर चुके हैं। मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर से बात होती है, ये कह रहा था कि इसका तरीका ये है कि अगर आप पाकिस्तान में ना फिजिक्स रिलायबल नहीं है, फिर यही बात है। लेकिन उसने ये कहा कि आप कंपेयर करें लास्ट ईयर मई के फिगर डेथ टोल के साथ कंपेयर करें, इतना नहीं है। अच्छा नहीं, एक और चीज उसने कहा कि आप फिगर्स कंपेयर करें। अब लेकिन उसने खुद ही एक चीज पॉइंट आउट किया, शहरों के अंदर आपने सक्सेसिव सर्टिफिकेट देने होते हैं, आपने प्रॉपर्टी भी दूसरे के नाम करनी होती है, तो फिर भी डेथ सर्टिफिकेट्स इशू हो जाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट की बेसिकली गवर्नमेंट नहीं करती। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं
اس میں کئی دفعہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہی ملتا تو مطلب اٹس ناٹ کنسیڈرڈ سم تھنگ. تو دیر از نو وے ٹو ٹیل کہ جو ہے نا کاؤنٹ آ رہا ہے وہ میں تو بات ہی کرتا ہوں. میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی جو اس ٹائم پہ ایک ہاسپٹل کے اندر کرونا وارڈ کے اندر کام کر رہا ہے اور جب سے کرونا اسٹارٹ تب سے کر رہا ہے. آئی ایگری ود یو. اس کے اپنے یہ الفاظ تھے کہ کم سے کم 7 سے 8 لاکھ لوگوں کو یہ ہے, یہ 60-65 لوگوں کو نہیں ہے. یہ بہت پاکستانی قوم ایسی قوم ہے کہ بی پی کی بھی اگر بلڈ پریشر کی بھی آپ کا بھائی ہو نا, تھن درد ہو رہی ہے تو آپ پیراڈول کھا لیتے, بی پی چیک نہیں کراتے. یہاں پہ ٹیسٹ کرانے کا تو رواج ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ تو کسی بندے کو بخار کھانسی زکام ہوگا, اس نے گھر میں دوائی کھانی ہے, گھر میں ٹھیک ہونا, مر جانا, اتنے ٹیسٹ کرانے ہی نہیں ہے. یہ نیچر ہے ہماری, یہ ریئلٹی ہے. اب تو کیونکہ اتنا ڈھرس کا پھیل گیا, لوگ ٹیسٹ ڈرتے نہیں کرواتے. اگر ٹیسٹ کروایا پازیٹیو آ گیا تو ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے, ہمیں کوارنٹائن کر دیں گے, ہمارے بچوں سے دور کر دیں گے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. ٹو ہز انفارمیشن جو اس نے مجھے بتایا کہ 8 سے 9 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں کرونا ہے, اس سے زیادہ لوگوں کو ہوگا. بٹ اس نے بات کی اس نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے, اس نے ان کا چھپا رہے ہیں. اس نے کہا میرا اسٹیمیٹ ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا. پھر اس نے اگلی بات بھی کی, اس نے کہا بات یہ اتنے لوگ ہونے کے باوجود یہاں پہ اللہ کا یہی شکر ہے کہ ڈیتھ ریشو اس طرح نہیں ہے. اگر 8-9 لاکھ لوگوں کو ہے بھی نا تو لوگ اس طرح سے نہیں مرے. جس طرح باہر لوگوں پہ افیکٹ ہوا ہے نا اس طرح یہاں پہ افیکٹ نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ ڈیتھ ٹول زیادہ ہے. میں آئی کم ٹو نو اباؤٹ اے کپل آف کیسز جہاں پہ بغیر کوارنٹین سینٹر جائے ہوئے, بغیر ٹیسٹ کرائے ہوئے ایک دم سے وہ جی کیا ہوا جی ملیریا ہو گیا, وہ یار وہ کیا اپنا اچھا وہ ڈیتھ ہو گئی. اب آپ افسوس کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ واٹ ہیپن, یار ایک دم ہارٹ فیل ہو گیا. اچھا اس کا کوئی اور ریلیٹیو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار ایک دم وہ ریسپریٹری کوئی ایشو, سانس کے پرابلم, سیم سمپٹمز جو کرونا کے رپورٹ ہو رہے ہیں جو ہم سن رہے ہیں وہ ایک دم بگڑ جاتے ہیں اور ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا وہ ریزن آف ڈیتھ کرونا نہیں لکھوا رہے ہیں, تو بیسک سمپٹمز ہیں, کسی بھی چیز سے ہو سکتے ہیں. ہسپتال میں ابھی 1-8 دن پہلے ٹھیک ہے کسی طرح ڈیتھ کے گھنٹہ پہلے بھی ٹیسٹ کرایا, اس کا ڈیتھ ہو گئی. وہ تو چلو اسے ٹیسٹ کرا لیا نا, اور کتنے کیسز ایسے ہیں کہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے. وہ وہی والی بات ہے کہ جی اچھا ہلکی سی بیماری پیراڈول کھا لی, ہاں بٹ کھا لی, اسپتال نہیں گئے, ڈاکٹر سے نہیں کے پاس نہیں گئے. بٹ پوائنٹ از ہارٹ فیلئر پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, سڈن ڈیتھ پہلے بھی ہوتی تھی. یہ کوئی کرونا بھی یہ بھی ایک سائیکولوجیکل ایشو آ گیا نا, کہ کسی بندے کے جنرل بھی ہارٹ فیلئر ہوگا تو ہمیں لگتا ہے کرونا ہی ہے. اس بات کو مانتے نا, کرونا کے علاوہ بھی لوگ مرتے تھے, کرونا کی بیماری کے علاوہ بھی اور بیماریاں جتنے لوگ بھی مر رہے ہیں. اب ہر ڈیتھ تو کرونا سے نہیں ہو سکتی نا. بٹ یار آپ جتنی مرضی کر لیں, جلدی چلا جائے. نیشنل سائیکی ایسی ڈیولپ ہو کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمیں اس کو بڑا کیئرفلی اور ایک پریکاشنری موڈ میں اور ایک یونٹی کے ساتھ, if you realize it is your national duty right now, exactly ٹھیک ہے, you are absolutely right, جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو اگر اب آپ میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو کہیں گے جی کی کرونا کوئی شاید نہیں ہے, اتنی بڑی ایگزامپل آپ نیشنل ڈیوٹی والا ایک دم پوائنٹ جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے, ہمارے اپنے لوگ کر دیتے ہیں. بٹ یو آر رائٹ, دس از نیشنل ڈیوٹی اینڈ وی نیڈ اے نیشنل ریسپانس ٹو دس, ٹھیک ہے, نیشنل ڈسپلن ٹو فائٹ اٹ آف. پر 2 چیزیں پاسٹ کچھ دنوں میں کچھ ایسی ہوئی جو اس ایمرجنسی کو اوورٹیک کر گئی. ون واز انفارچونیٹ یہ کریش. 3 چیزیں ایسی ہوئی جو کرونا کو لوگوں نے کچھ دیر کے لیے بھلا دیا نا. میں ول ناٹ گو ٹوورڈز دی PE کریش رائٹ ناؤ, لیکن ہم ایک بڑی ایسی چیز کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ نے جو چاند والا ایشو تھا نا, آپ اس کو بھول گئے ہیں. جو عید کے اوپر چاند نکلا نا وہ بھی 5-6 گھنٹے کے لیے پوری دنیا کرونا بھول گئی تھی, پورا پاکستان تو بھائی جی وہ میرے خیال سے 2-3 ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جس کے اندر جو ہے نا لوگ بھول گئے کرونا کو. ایک چاند والا انسیڈنٹ اس کو شامل کریں پہلے پلیز, آپ پھر آگے بات کریں. تو لہٰذا جو چاند میں لڑائی ہوئی ہے نا سر, وہ بڑی امپورٹنٹ رہی ہے. اگر آپ غور کریں, مجھے 5-6 گھنٹے کا ایک جو شو چلا نا بڑا زبردست قسم کا یہاں پہ آپ کا, جس پہ ہے ڈبیٹ میں نہیں کروں گا بیکاز مسئلہ تھوڑا شرعی طرح کا, اس لیے اس پہ ڈبیٹ نہیں کر سکتے. بٹ جو 5 گھنٹے کا جو ایک پاور شو چلا نا یہاں پہ, اور بعد میں آئی ڈونٹ نو وہ پاور شو تھا یا باقی کچھ ہوا, جو بھی ہوا,
तो वो 5-6 घंटे अगर आप वॉर करें तो लोगों ने कुछ भी कोरोना का जिक्र नहीं किया, सब लोग टीवी लगा के चांद देख रहे थे, भी चांद आएगा, भी चांद आएगा। और आप इसे अप्रिशिएट भी करें उसको, हमारे जो मिनिस्टर है, क्या नाम है भाई, फवाद चौधरी साहब को, कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने एंड तक अपनी बात पे कहा भाई जाके देख ले चांद, मेरी ऐप पे पड़ा हुआ है, आप मेरी ऐप खोले, मेरी ऐप पे चांद है, जाके देख ले। उन्होंने कैसी बात ही खत्म कर दी उन्होंने। मेरा ख्याल है जो हमारी रूट हाल कमेटी है उसको अब प्रॉब्लम उनको नजर आ रही है कि हमारे फंड्स अब बजट ना बंद हो। यार मुझे एक चीज ही समझ आती है, सॉरी मैं बात है रूट हलाल कमेटी जिसके अंदर इट्स रिलीजियस लीडर्स एंड ऑल द रिस्पेक्ट टू देम एंड एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो किसी माहिर फल्कियात जो कि स्पार्को के अंदर आता है या कोई एस्ट्रोनॉमर्स की कमेटी होनी चाहिए, उनको नहीं चांद देखना चाहिए, उनको साफ देखना चाहिए। देखिए मैं एग्री करता हूँ चांद देखना उनका काम नहीं है, बट क्योंकि इस चांद का ताल्लुक जो है वो ईद के साथ है और उसकी कुछ वो ऐसे होंगे लवाजमात जो पूरे इंग्रीडियंट्स पूरे करने होते होंगे, तो इस्लामिक स्कॉलर के वहाँ होने में मुझे कोई इतराज नहीं है। बट मैं आपकी दूसरी बात से एग्री करता हूँ कि वो उन चीजों की डेफिनेटली, देखिए साइंस तरक्की कर गया है, आपने टेलीस्कोप जो है वो भी तो वहाँ लगाया होता है ना, फिर आप आंख से चांद देखिए, आप क्यों टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं? नहीं मतलब एक प्रोफेशनल वही एग्जैक्टली वही बात आ जाती है। आई एम सॉरी मैंने एकदम तेरी बात काट दी है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सारे इनको इकट्ठे होके फवाद चौधरी साहब को चाहिए था रूट हलाल कमेटी के कुछ नंबर लेते, जिन जिन पॉइंट्स पे 4 नजर आना था उन पॉइंट्स को उनको साथ लेके जाते और उनको टेलीस्कोप पे दिखाते जी कि ये मेरी फाइंडिंग है। बिल्कुल, बजाय आप नेशनल टीवी पे आगे टोटे एक दूसरे को जलील जी वो भाईजान कैसे कर लेते हैं, उन्होंने भी नहीं जाना था। अच्छे मैंने मिस एक साल से केस चल रहा है इनका, ये आपकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस्लामी जो काउंसिल है आपकी, उसके सामने सिफारिशात कही गई थी कि ये डिपार्टमेंट इनको दे दिया जाए, ये जो आपका आपका जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री जो है साइंस वाली, ये देखिए रूट हलाल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस देखे वो चांद वगैरह जो देखना है ना, वो रूट हलाल कमेटी को तो शहादतें चाहिए। अगर फवाद चौधरी साहब कोई कलमा गोश लोग ले जाते, ठीक है, उनको चांद दिखाते हैं, टेलीस्कोप से अपनी तस्वीरें लेते हैं डेट और उनके साथ और शाया कर देते हैं। अगर रूट हलाल कमेटी या कोई वैसे लोग उसको डिनाई करते तो मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, बनता यही था, बजाय इसके कि आप टीवी पे आके जो एक बंदर नाच करते, आपको चाहिए ये था कि आप ना आप दोनों को जलील कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, इसका फायदा कोई नहीं, मतलब लोग आपके पहले ही अपसेट हैं। और मतलब एक रियलिटी देखें, जो भी आप बात कर रहे हैं, एक कमेटी आपने खुद बनाई हुई है, उस कमेटी को मैंडेट भी आपने खुद दिया होगा। मैं नहीं कहता कि वो ठीक करती है गलत करती है, बट एक चीज एक आपने खुद बनाई 70s के अंदर, फिर आपने उस कमेटी को मैंडेट दिया कि वो ये कर सकती है। जब वो मैंडेट को एक्सरसाइज करते हैं उसको 22, 30, 35 साल भी हो गए हैं, अब ऑल ऑफ अ उठ के बोलेगी कि चांद नजर आ गया, ये गलत चीज है। ये मसला इसलिए हुआ है ना कि 70s में इन्होंने इनको रखा, अनचेक मैंडेट नहीं ना होना चाहिए डेमोक्रेसी में, अनचेक मैंडेट कि भाई यही हमें बताएंगे कि नजर आएगा नहीं आएगा। भजन फिर आप उसको चेंज करें ना, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठ के रोड पे निकल जाए, उसके लिए पार्लियामेंट रखी हुई है आपने, जिन्होंने उनको बिठाया वो उस पर चेक नहीं रख सकते। हाँ, and I think चेक जो है वो दिस इज नॉट द वे टू कीप अ चेक कि आप दोपहर को उठ के जी चांद नजर आगे गली होगी, दिस इज रॉन्ग। तो समय ये था कि टेलीस्कोप इतने जदीद आ गए हैं, ये टेलीस्कोप एक पिक्चर एब्सोल्युटली उनकी कमाल रेजोल्यूशन की पिक्चर आती है, वो आप पिक्चर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सारों पे तो कहा था मेरी ऐप पे है, जाके देखिए। रूट हलाल कमेटी के लोगों ने केस करना है, वो अदालतों में केस करते रहते हैं, अदालतों ने ये नहीं कहा था आप टेलीस्कोप से तस्वीर लेके आप जमा नहीं करा सकते, आप एज एविडेंस। आप जो बात आपने पहले की थी बिल्कुल ठीक, वहाँ चौधरी साहब को चाहिए था वो जाते कमेटी के पास, कमेटी में जाके अपनी शहादतें देते, आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज भी होता है, उनको कहते हैं जी मैं आपको लेके जाने के लिए तैयार हूँ, जिस तरह मैं कह रहा हूँ मैं प्रूव करके। बट द पॉइंट इज कि वो ये नो अथॉरिटी, मेरा पॉइंट ये देखिए, आपने ईद करनी है, रूट हलाल कमेटी को मैंडेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ, उसकी कहने के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कुछ करना था, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने कहा कि चांद पैदा हो चुका हुआ है, साइंटिफिकली प्रूव बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं रॉकेट साइंस है ना यार, द पॉइंट और को जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, उनका काम ही ये है कि यार वो मेरा आप देखिए ना, आप एक सिविल जज को आप देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सिविल जज को आपने ये मैंडेट दिया कि वो सिविल कैसे सुनेगा, अब वो सुबह के बोले जी मेरे 302 कदम मुकदमा सुनना है तो फैसला करूंगा, वो नहीं कर सकता।
द पॉइंट इज कि आपने उसको खुद एक अथॉरिटी दी हुई है, या तो उसकी अथॉरिटी वो ले ले, अच्छा, या उसको आप और अथॉरिटी दे दें। प्रोसेस में माय पॉइंट है कि आप रोहित लाल कमेटी को बिल्कुल, वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज हर चीज करने का एक तरीका होता है। तो तरीकेकार अगर आप अडॉप्ट करके प्रॉपर वे से आप आए, प्रॉपर वे से आके आप उनको बेसिक स्पार्क में ले जाए, क्या मर्जी ले जाए। रोहित हलाल कमेटी वाले ने खुद अपने प्रोसेस में बताया कि भाई सलमा को लोग उनकी जो ये क्वालिटीज हो उनकी अगर शहादत मिल जाए तो वो ईद है। अब वो फवाद चौधरी साहब जो शहादत दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने शहादत नहीं दी। फवाद चौधरी साहब के भी ट्वीट में कहते हैं यहाँ यहाँ पे चांद नजर आएगा, आप देख सकते हैं, जहां जहां पे उन्होंने कहा वहां वहां पे चांद नजर आया, अगर आया, लोगों ने शहादतें दी, उसी की बेस पे ईद हुई है। रोहित लाल कमेटी ने खुद कई चांद नहीं देखा ना, एडमिटेड बात है, सिर्फ एक एक जगह के अलावा सिलमी की सिवली जो भी जगह थी, कई चांद नहीं देखा, वो अच्छी तरह है। इसमें भी कोई इतराज नहीं, इतराज इस बात पे है कि आपने एक बंदे को मैंडेट दिया हुआ है, दोपहर को आप उठ के खुद ही ऐलान कर देते हैं जब चांद निकला भी नहीं है, तो ये गलत बात है। मैं बस ये बात कर रहा हूँ, बाकी उसकी बातें सारी ठीक थी। और वन ऑफ द अदर इशू जो था वो सुनने में आया कि डिफेंस फेज 6 में क्वारंटीन तोड़ी है कुछ लोगों ने, तो बाजी अल्लाह के नेक बंदे है ना, तो बात का भी जिक्र आया बीच में, खिलाफत उस्मानी का भी जिक्र है भाईजान। अच्छा जी, हाँ जी, आजकल पुर्तगाल चल रहा है ना, अच्छा, पुर्तगाल के बाद फिर आती है खिलाफत उस्मानी, अच्छा, उसका भी कुछ जिक्र है, सुना उसके अंदर मैंने, अच्छा, काफी इम्पैक्ट रहा है उसका। हाँ, तो वो सुना कि मतलब काफी लोगों ने, मैं इतने पढ़े लिखे लोगों से और इतने पैसा रखने वाले लोगों से यही एक्सपेक्ट करता था कि वो अथॉरिटीज देखना चाहिए कि जी ये इस तरह से पहले तो क्वारंटीन क्यों थी, ठीक है ना, वैसे तो वैसे लॉकडाउन नहीं था, हाँ लॉकडाउन तो नहीं था, नहीं लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, चांद रात, तो ईद वाले चांद रात थी, चांद रात थी, चांद रात थी, बस शैतान की छूटने की देर थी, चांद रात, मुझे तो ये इट वाज चांद रात। नहीं तो फिर इत्तेकाफ कैसे हुआ अगर चांद रात, चांद रात को इत्तेकाफ खुलता है भाई, आप खुलता है ना, मतलब बट वाज इट लॉकडाउन था? ना ना ना, बिल्कुल लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन कैसे हो सकता, चांद रात थी भाई, वीडियो थोड़ा लेट बार आई है, था दी थी तो चांद रात, चांद रात, तो फिर इत्तेकाफ तो नहीं हुआ, इत्तेकाफ था ना, उठे थे ना इत्तेकाफ से, का प्रोसेस होता है ना, इत्तेकाफ तो बैठते हैं 27वें रोजे को या 21वें रोजे को, और फिर चांद रात ही उठते हैं। एकदम पूरा सोशल मीडिया का इस इशू को ना सचिन आपको ना 2-4 हिस्सों में ना काट, मास्क जरूरी है आजकल, कहीं तो पहनना है। अच्छा चलो, वो गंदा हो जाएगा यार फिर, अरे इस इशू को ना आपको ना वैसे इस इशू ये देखिए तो वेरी इंपॉर्टेंट इशू आया था मेरे ख्याल से, बट इस इशू को आपको ना 2-4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक सोशल, कि हाउ यू टेक इट एज इन अ सोसाइटी, जहां पे अब एक ऐसी चीज बहुत ज्यादा आप देखने में आपको आ रही है, इस तरह की एक्टिविटीज जो हुआ एक्चुअल में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, इनफैक्ट अगर उस पर जाना चाहे तो एक सोशली इसको देखना पड़ेगा। पहला तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या सोशली जो किस वजह से सारा एक्सीडेंट हुआ, जो ये लड़ाई हुई, वो क्या, वो चीज को आप किस तरह देखते हैं, एक तो उसको देखना पड़ेगा। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि क्या लीगली व्हाट दैट लेडी हैज शुड हैव बीन डन, जो उसने किया उसको नहीं करना चाहिए था। तीसरा ये कि जो इंसिडेंट हुआ, क्या ये इंसिडेंट जो है ये सही था या गलत था, इसके 3 पहलू हैं। अच्छा, अब पहला पहलू एक सोसाइटल इशू से, दूसरा इशू आपने कहा कि लीगली, और तीसरा आपने कहा कि जजमेंटल है, गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो डिबेट हमारी नहीं है। इवन जो सर्कमस्टांसेस थे हर पार्टी के अपने, हर पार्टी के की मैसेज, जो पहला इशू उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, with the facts that I heard and read. मेन स्ट्रीम मीडिया ने ज्यादा इसको रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया का आपको पता है बिहार का अपना पर्सपेक्टिव होता है, उस हिसाब से चलते हैं, और आप फिर उसको देखिए क्रेडिबिलिटी भी देखते हैं कि जो ये बात कर रहा है वो खुद कितना क्रेडिबल है, उससे पहले वो क्या शेयर करता है। लीविंग द इंसिडेंट असाइड के फैक्चुअल क्या हुआ, ये बात तो क्लियर है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर वन ऑफ द इश्यूज इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज फुली लाइफ। तो ठीक है, एक साहब है जिनका
आउट ऑफ वेडलॉक एक रिलेशनशिप है एक मॉडल से, ठीक है, दोस्ती दोस्त मॉडल व्हाटएवर, ठीक है, वो शादीशुदा है, उनकी बेगम है, उनकी बेगम ने आके उनके जो जिन खातून मुतलमा के साथ रिलेशनशिप था उनको उनके घर में घुस के मारा, एंड शी मेड अ वीडियो, ऑब्वियसली देयर वाज नो वन एल्स, तो आई बिलीव जजमेंटल हो रहे हैं आप। ये आपकी बात ठीक है, बट ऑल द सर्कमस्टांसेस है, जाहिर बात अपनी वीडियो को खुद बना के तो इस तरह कोई पोस्ट कर देगा, इट वाज समवन फ्रॉम द रेडिंग पार्टी जिन्होंने वो वीडियो बनाई। देयर वर सो मेनी पीपल ओवर देयर, गार्ड्स थे, सब कुछ थे, खुद बना के भी वायरल करना बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से, बेवकूफ़ तो वो भी नहीं खुद बना के वायरल करते हैं। बट दिस इज एडमिटेड कि उनके जो भी वो जिसका भी घर था उसमें लोग दाखिल हुए, उन्होंने हड्डा किया। जी जी, वो तो खुद मानते हैं इस बात। आपको खुद मानते हड्डा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे हुआ। पाकिस्तान में आप इश्यूज देखते हैं कि जिस करते हैं आपके बट नो वन लाइक्स टू टॉक अबाउट इट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात है ना, ऑनलाइन जो ज्यादा डिबेट है ना जो मैंने देखी है, आई कैन बी रॉन्ग अबाउट दिस, वो इस चीज पे नहीं है कि गेट टूटा और इस तरह से अंदर, वो इस चीज पे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात पे हो रही है, तो ये यानी बहुत बड़ी चीज है। तो फिर ये बात जो है ना, आप तो वो ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर या तो फिर ये ना कि 4 शादियों की इजाजत एक तो खत्म कर, ठीक है ना, क्योंकि अफेयर होगा किसी को मिलेंगे तो दूसरी शादी और तीसरी शादी और चौथी शादी करेंगे ना। देखिए मैं इस तरफ नहीं कहता, एक बात है, टू माय इंफॉर्मेशन मैंने आज प्रेस खबर भी सुनी है जो हुई है। पहली बात तो ये कि एक बात तो वो भी मानते हैं कि जी ताल्लुक हमारा था, लेकिन आज से 5 महीने पहले उस्मान मुझसे शादी करना चाहता था और मैंने उसको इनकार कर दिया। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट है, तो इट मींस कि रिलेशनशिप एडमिटेड है। ये भी एडमिटेड है जी कि घर के अंदर घुसे घर किसी का भी हो, ये भी एडमिटेड है कि अगर हल्लोड़बाजी हुई है और जो भी उन्होंने वहां मारा पीटा जो भी किया वो किया। नहीं सर, मेरी अर्थ सुनो, जहां तक 4 शादियों वाली बात है ना, मेरे ख्याल से इस्लामिक कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है, उसको पोर्ट्रे थोड़ा सा डिफरेंटली किया जा रहा है यहाँ पे। और मैं जो दूसरी बात है कि 4 शादी की इजाजत का मतलब ये नहीं कि पहली घर बटाओ, दूसरी दिन चुप्पी लड़ाओ और फिर तीसरी से लड़ाओ और फिर शादी कर लो, फिर तीसरी, ये बिल्कुल नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा थी कि बाहर को कोई लड़की पसंद आती है आप उसे शादी कर ले, के लिए इजाजत दी गई है कि भैया आप 1 से 2, 2 से 3, 4 कर लो, बट काम लीगल करो, बट वो भी पहली बीवी की इजाजत के साथ है, इजाजत के बगैर नहीं है। टू माय अंडरस्टैंडिंग इसकी डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं इजाजत की जरूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मेरे मुताबिक इजाजत, अभी फिलहाल इस तरफ नहीं जाते, इजाजत वाला नहीं, लेकिन इसको छोड़ते भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ही जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज जैसे आपने पॉइंट आउट की है ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ये एक ऐसा टॉपिक है मैं एग्री, मैं फिर जा रहा हूँ। बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की जो खवातीन भी है ना, वो जो बीवियां हैं, माएँ हैं, वो जानते बूझते इसके बारे में जिक्र नहीं करती, और इसको कितनी बड़ी बात समझा नहीं जाता। चलो ये कोई गल नहीं, मैं आई पर्सनली नो पीपल जिनके साथ इस तरह हुआ है कि लोगों ने क्या जब पकड़े गए तो जब बात हुई तो चलो कोई गल नहीं, मेरे दे रही है ना तुम बीवी हो ना उसकी, मतलब इस तरह की जो एक अप्रोच है ना यहाँ पे लोगों में पाई जाती है। बट मेरे मुताबिक ये चीज एक्सेप्टेबल सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होनी चाहिए। मेरा कतल भी सोसाइटी में नहीं होने चाहिए, डाके भी नहीं होने चाहिए, डाके भी होते हैं। अच्छा इसमें 2 चीजें मुझे नहीं पता कि हम कितनी चीजें कवर कर सके। एक तो ये है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है ना, जो लिखित पढ़त और वो सारा कुछ ये मॉडर्न है, ठीक है ना। 100 years ago इस तरह से नहीं होता था कि भाई कहीं आप गए और कागज पे लिखते, वो इसी तरह होता था कि गांव में कहीं बैठ के और इस तरह से वो बातें तो रहेगी पुरानी। अब आपके आजकल के कानून के हिसाब से आप वेडलॉक का क्या तरीका है? हाँ तो फिर मतलब उसके 2 तरीके हैं ना, एक तरीका तो ये है कि आप कोर्ट के थ्रू कर सकते हो और एक शरई तरीका है। तो वो दोनों में लिखा होता है, दोनों में होता है ना, तो दूसरे डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं जरूरी। लेकिन कोर्ट मैरिज में कोर्ट के अंदर मैरिज तो नहीं होती, कोर्ट मैरिज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे वाले देयर इज नो कोर्ट मैरिज, वो भी निकाह खानी कराता है भाई ना, कोर्ट में तो बयान होते हैं। अच्छा चलें इस चीज को छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसमें दूसरी चीज ये है कि जो अफेयर वाली बात है, अफेयर होता क्यों है, ठीक है। हम आप अपने आसपास देखें तो जो प्रोग्रेशन है ना, ज्यादातर हमारे यहाँ पसंद की शादी को अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है ना। हमारे माशरे में अभी भी बाएं लाज ज्यादा हो रही है, एक अच्छी चीज है, अच्छा नहीं समझा जाता, मोस्टली इट्स अरेंज। अब जब अरेंज होती है तो योर कंसेंट इज नॉट इन्वॉल्व। थोड़ी सी मैं बात लंबी करूंगा, ठीक है, प्लीज मुझे एक मिनट दीजिए।
اچھا جب آپ کی کنسینٹ انوالو نہیں ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. جتنی دیر تک آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اچھا ہاں یار ایموشنل کمپیٹیبلٹی, سائیکولوجیکل کمپیٹیبلٹی اور ہر طرح کی اور کمپیٹیبلٹی جو ضروری ہے, تب تک 3 بچے ہو گئے ہوتے اس وقت. ہاں کمال ہے بھائی. تب تک ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کی بات سے نا 125% ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی ریزننگ ہے ہاں جی, آدھی زیادہ طلاق لو میرج میں ہوتی ہیں اور 6 مہینے بعد ہوتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہے نا فیملی کے ساتھ ہوتی بھی نہیں. میری بات سن لو, میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ ایشو ہی نہیں ہے. آپ میرج ارینج کر لیں, میرج لو کر لیں, یہ ایشو نہیں ہے. میرے مطابق میرا سوال ہے, میں آپ کی طرف جاؤں گا, میں آپ کی بات کروں گا. میرا ایک سوال ہے, آپ سے بات کر رہی ہے آپ نے یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے کوارنٹین چھوڑنے والا نام ہی آپ کے خیال سے, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو دی آنسر ٹو دس کوسچن, آپ کو خیال ہے کہ یہ جو شادی ہوئی تھی جس میں سے افیئر ہوا ہے, یہ لو میرج تھا یا ارینج تھا؟ کون سے والا؟ بٹ یہ کرائٹیریا نہیں ہو سکتا. کیسے کرائٹیریا نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو بات یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ کتنی لو میرج ایسی ہے جس کے اس میں ہو سکتا ہے نا افیئر چلتے ہیں, تب جب آپ کی ایموشنل نیڈ نہیں پوری ہوتی ہے آپ نکل نہیں سکتے. دس از دا پوائنٹ. ایموشنل نیڈ پوری ہونے کے لیے ارینج اور لو میرج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے. ایکچوئل میں آپ کی ایموشنل نیڈ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, بٹ وہ ایموشنل نیڈ ایک بہانہ بھی بن سکتی ہے نا. کچھ لوگوں کی جو ہے نا اندر کی جو ہوتی ہے نا وہ پیپل اسٹارٹ گیٹنگ بورڈ. یہ بات تو غلط ہے کہ ڈائیورس ہونا بری چیز ہے. میں نے کب کا بری چیز؟ ہاں تو آپ نے یہی کہا نا کہ ڈائیورس زیادہ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں انکمپیٹیبلٹی, اگر لو میرج میں ڈیورس ہو جاتا ہے تو انکمپیٹیبلٹی بہت زیادہ ہوگی نا. انکمپیٹیبلٹی ارینج میرجز میں ہے, بٹ دے اسٹک ٹوگیدر بیکاز اتنی بڑی بڑی فیملی لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو. I again back to disagree with you, but the point is کہ اب وہ زمانے چلے گئے. ایک زمانہ تھا جب فیملی میشز ہوتے تھے. اب اللہ کا شکر آپ لوگ اتنا گرو کر گئے کہ اب آپ لوگ جو ہے نا آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ارینج میرجز کہ یار اس میں کوئی مسئلہ نہیں. نہ میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں جی جس بندے نے کوارنٹین جنہوں نے توڑی اس دن چاند رات کوارنٹین ہوئی تھی, جس نے بھی فیئر کرنا ہے نا اس کو ارینج یا لو میرج سے فرق نہیں پڑتا. اچھا اس نے اب یہاں پہ آپ بات تھوڑا مجھے بولنے تھے, ابھی ہم نے بات کی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی لسٹ, وہ جس بندے میں لسٹ ہے نا وہ لو میرج کر لے, وہ ارینج میرج کر لے, وہ جو مرضی کر لے, اس کا وہ اس کی رال ٹپکتی رہنی ہے اور وہ اس میں رال ٹپکاتے رہنی ہے. میں ادھر جا رہا ہوں, لیٹ می کمپلیٹ. پہلی چیز. دوسری چیز ہوتی ہے ایموشنل نیڈ کا پورا نہ ہونا. ایموشنل نیڈ کا پورا نہ ہونے میں انکمپیٹیبلٹی از ون آف دا ایشو, بٹ دیٹ انکمپیٹیبلٹی از ناٹ کہ آپ کی شادی ارینج ہوئی تھی. میں نے ایسی بہت سی ارینج میرج دیکھی, اس میں میری بہت زیادہ پیار, بٹ جیسے بچے ہوتے ہیں دونوں مصروف ہوتے ہیں, لائف کو ایک نیا اینگل ملتا ہے, وہ دونوں اتنے کو بزی ہو جاتے ہیں وہ اپنی ایموشنل نیڈ ایک دوسرے سے پوری نہیں کر پاتے. بٹ آئی اسٹل بلیو کہ دس از نو ایکسکیوز. میرا یہی ماننا ہے, آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں نا تو اپنی سیکشل نیڈ سے زیادہ ایموشنل نیڈ سے ہوتے ہیں. سیکشل نیڈ پوری کرنے کا اور طریقے ہیں. ایموشنل نیڈ یہ ہے کہ یو نیڈ سمبڈی ود یو. بوٹی کہتی میں مال چلنی ہے بھائی, تو چاچی کے جانا ہے یار, میں جمیکا جاؤں گا. ایموشنل نیڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ دفتر سے گھر آتے ہیں, آپ کا پوتر اتنا برا گزرا ہوتا ہے, آپ بستہ رکھ کے ایسے گھستے میں بیل دیتی آگے گھر خیر سے ہم تو روٹی دے ہمیں, مطلب کہتا یار بالکل یہ میں آپ کو دس از ریئلٹی. میرا الحمدللہ بڑا اچھا پیار سب کچھ, ایسی بات نہیں, اور میری شادی نہیں ہوئی, میرے آس پاس سے شادی ہے. آپ سے جس کیس سے یہ بات شروع پہلے اپنی دیکھو ابھی ہم جا رہے ہیں اس کی جڑ میں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی ایک شادی ہوئی, آپ کی زندگی گزر رہی ہے, آپ کے بچے ہو گئے, اس کے بعد اگر آپ پھر کہیں منہ مارتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتا ہے؟ خان کو ذرا یاد کرا دیں, ہماری گفتگو اس سے شروع ہوئی کہ آن لائن ڈیبیٹ ہو رہی ہے صحیح غلط اور فیئر والی سائڈ پہ. دیکھیں جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کوئی نیڈ اپنی کسی بھی طرح پوری کر سکتے, تو فیئر چاہیے. نہیں دیکھیے بات ہے, نہیں میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں آپ سے. ایموشنل والی بات ہے, فیئر کی کیپیسٹی کی آپ کو بھی نہیں پتا نا. کچھ فیئر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پھر بات کہیں آگے نکل جائے گی, پھر ہیڈ فون استعمال کرنے پڑیں گے. پوائنٹ سر یہ ہے یہاں پہ کہ دیکھیے دیکھیے افیئر کی ضرورت دو طرح سے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک آپ سیکچولی ڈپرائیوڈ ہیں, بیوی ہاتھ نہیں لگانے دیتی. دوسری ایموشنل ہے کہ آپ ایموشنلی اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ پھر لوگ اس کو بات مرد جو ہوتا ہے نا, یہ جو بندہ ہے نا مرد, وہ بیچارے کی اتنی اس سے بری حالت ہے, وہ صبح کام پہ جاتا ہے, وہاں فرسٹریشن دیکھتا ہے, وہ گھر گھستا ہے, وہ بڈی کی فرسٹریشن فیس کرتا ہے,
وہ ماں کے پاس جاتا ہے, وہ اس کی فرسٹریشن فیس کرتا ہے, وہ بچوں کے پاس جاتا ہے تو ان کی باتیں سنتا ہے, بٹ جب وہ اپنے بیڈ میں جا کے لیٹتا ہے تو اس کی بات سننے کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے. وہ ایک دن ہوگا, 2 دن ہوگا, 5 دن اس نے اپنا وہ باہر بھی تو نہیں نکالنا ہے نا. یہ ایموشنل فرسٹریشن ہے. میرا ایک معصوم ہوا نا, نہیں میں عثمان صاحب کو ڈسکس نہیں کر رہا. صرف ایک لائن اس میں, عثمان صاحب نے ایکسٹرا میریٹل سر ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. ایک تو یہ ہوگی بات, دوسری چیز یہ ہوتی ہے اب یہاں سارے ایشو میں پہلا فیر ہو گیا ایکسٹرا میریٹل اس طرح کا کہ بندہ جب آگے جاتا ہے نا تو اس کو بیوی سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہوتا, جب وہ بیوی اس کی آنکھوں میں نہیں پڑھ پاتی یا اس کی دل کی نہیں سن پاتی, یا جب وہ رات کو کسی ہاتھ پڑھ کے بولتا ہے کہ یار میں بڑا پریشان ہو گیا نکل پیچھے ہو, تو ایسی کوئی بات نہیں کرتی تو پھر وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. پہلی دوسری چیز ہوتی ہے ٹھڑک. جس بندے کی ٹھڑک جاگی ہوئی ہے نا اس کو ایک بیوی ہے کہ 100 بیوی پوری نہیں کر سکتی. اس نے جہاں خوبصورت لڑکی دیکھنی تھی مجھے ڈور مارنا. دو طرح کے فیس. اب میاں یہ تو آگے بندے کا پرسپیکٹیو کے لیے خوبصورت لڑکی دیکھی دوڑ گئی. اب میں بھی جا رہا ہوں نا, اب جو خوبصورت لڑکی ہے اس کو اس چیز سے ایشو نہیں ہے کہ وہ پہلے سر جی پیسہ. سر دیکھیں میں ہماری سوسائٹی میں صرف وی آر مور کیپٹلسٹ اینڈ دی کیپٹلسٹ دمسیلوز. امریکہ زیادہ کیپٹلسٹ ہے. میں دیکھیں اب عثمان صاحب کا کیا چکر تھا میرے کو نہیں معلوم. اب وہ ایموشنلی ڈپرائیوڈ تھے یا وہ سیکشولی ڈپرائیوڈ تھے یا ان کو لاسٹ ہی بہت زیادہ پیسے کی کمی نہیں تھی, اس بات کا مجھے نہیں پتا. بٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک بات یہ ہے کہ میں آپ کی باتوں میں آنا چاہتا, عورتیں چیخیں مارتی ہیں جی کہ ہماری مرد خراب نکلے. وہ عورتیں یہ بھول جاتی ہے کہ آگے بھی عورت ہی ہوتی ہے جو مرد کو ملتی ہے. اگر مرد کو عورت آگے سے سپورٹ نہ کرتی تو شاید وہ مرد بھی آگے کچھ نہ کر پاتا نا. تو اب ریزننگ کیا تھی میاں عثمان صاحب کی تو مجھے نہیں پتا. آگے سے ڈیفینیٹلی rich people, so many money involved, کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. پھر دیکھیے جب آپ کو بڑے بڑے گاڑیاں, مہنگے کپڑے, مہنگے بیگ نظر آتے ہیں, جب آپ کو بڑے بڑے نوٹ نظر آتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ اب صرف جو رشتے ہیں اور تعلقات جو ہیں, رشتے داریاں ہمارے معاشرے میں صرف اس بیس پہ ہیں کہ انکم کیا کہاں سے آ رہی ہے, کس بیس پہ ہے, کیا ایتھیکل بیلنس ہے. پتہ ہے again it's a discussion that can go on both sides. I'm sure points ہوں گے. کسی کے گھر میں کسی آپ کی آکوپیشن میں جگہ ہے, بالکل آپ کی ذاتی اونرشپ ہے یا نہیں ہے, آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں یا آپ کو کسی نے وہاں پہ ٹھہرایا ہوا ہے, واٹ ایور دا کیسز وہ آپ کے قبضے میں ہے, آپ وہاں پہ رکے ہوئے ہو, آپ وہاں پہ رہائش آپ نے رکھی, آپ کو کوئی گھس کے وہاں پہ مار رہا ہے, not acceptable. That is not acceptable. میں نے اس لیے پہلے کہا تھا اس کے دو پہلو ہیں. That is not acceptable. Yes, that is not acceptable. اور یہ primary I see it, the way I see it, مجھے اس میں 2 crimes جو shot down میں نے what I've reduced from this whole analysis. پہلا تو trespass کا کیس سیدھا اچھے میں ہو بھی گیا, لکھا گیا. دوسرا جو آپ ایکسٹرا میریٹل افیئر کا ایشو چل رہا ہے, اس کو فارنیکیشن کہتے ہیں, PPC کی کوئی اس میں ٹرم ہے, I believe it's called when you're involved with it in a relationship outside of a wedlock, جبکہ آپ کا already آپ committed ہے کسی اور سے, so وہ نہ ادھر acceptable ہے نہ وہ باہر کسی معاشرے میں, کافی معاشروں میں acceptable نہیں ہے. ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, بٹ وہ کیا وہ لیگل ہے, وہ لیگل نہیں ہے, وہ ادھر بھی لیگل نہیں ہے, وہ اور بھی کافی ملکوں میں بھی لیگل نہیں ہے. یہاں پہ مثال کے طور پہ چوریاں ہوتی ہیں, قتل ہوتے ہیں, اور ایشوز ہوتے ہیں, وہ انلیگل ہے, لیگل نہیں بٹ ہوتے ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی اسی طرح ایک ایشو ہے, انلیگل ہے, لیگل نہیں بٹ ہوتا ہے. سو دا وے آئی سی اٹ, اس میں 2 ایشوز میرے جو 2 کرائمز ہیں انوالوڈ, اور وہ شاید ایک ٹریسپاس جو جناب بیگم صاحبہ جو جن کی بھی بیٹی ہیں وہ اپنے شوہر پہ گئی, انہوں نے کیا کر دینا. اور دوسرا جو بھی ہے وہ افیئر کی نوعیت ہے. دیکھیں میرے خیال سے اس میں کنسرننگ صرف ایک چیز ہے. دوسری چیز میرے لیے کنسرننگ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کنسرننگ نہیں ہونی چاہیے, اس کے لیگل اور سوشل پوائنٹس ہیں, کچھ کہیں ریلیجس ہیں, وہ یہ ہے صرف ٹریسپاس, ٹھیک ہے نا. جو دوسری چیز ہے وہ اگر رائٹ کسی کا انفرنج ہوا ہے نا, وہ اگر جو بیوی ہے ان کا اگر رائٹ انفرنج ہوا ہے تو وہ جانے اور ان کے ہسبینڈ جانے اور کورٹ جانے, ٹھیک ہے نا. میرا کنسرن اس میں ٹریسپاس ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ
फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे नेबरहुड में अगर कुछ हो रहा है ना, You got me wrong. देखो मैं ये नहीं कह रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो बेगम साहिबा आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वो मेरा जो काम था मैंने उसको छोड़ दिया, यानी जिसकी वजह से सारा मसला हुआ, आपने उसका जिस खातून मुकरमा के साथ जो भी उनका एक रिलेशनशिप था, आपने उनको अच्छी तरह फेंटा, जलील किया, और जिस बंदे की वजह से आप उनको आगे कहती हैं मैंने उनको छोड़ दिया, नहीं अब आप उनको माफ कर रहे हैं, छोड़ देना जिस तरह उन्होंने कहा, मैंने उससे ये डिड्यूस किया और मुझे ये समझ आई है कि मैंने उनको माफ कर दिया, कि उनको आप कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, मेरी बात तक पूरी मैं भूल जाऊंगा, मैं मुझे बात तक तो कह रहे हो, जाती मसला मुझे से मतलब ये आप बहुत छोटे मसले में छोड़े हैं, कोई मतलब में छोटा नहीं है, आप दोनों बड़ा छोटा छोड़े, मैं मुझे बात करेंगे, मैं भूल जाऊंगा। मैं एक मिनट नहीं यार, बात यह है कि कंसर्न सिर्फ एक मामले से होना चाहिए, और वो हम सब के लिए है कि हम जो सोसाइटी बन गए ना, वो यार उस चीज क्यों कहना है, हमारा क्या कंसर्न है, ये वो इस तरह, वो प्रेस पास ही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारी चीजें, इनका फोकस प्रेस पास पे होना चाहिए। मैं सर आपको अब आपने मुझे कभी करने दीजिएगा, पहले तो पहले डिस्कशन चल रही थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, उसका किसी को ताल्लुक नहीं था, तो सोशल डिबेट थी कि क्या ये सही है गलत है, उस पर बात कर रहे थे। अगर आप स्पेसिफिकली इस इंसिडेंट के ऊपर आए ना, तो इस इंसिडेंट के अंदर लीगली बहुत सारे पहलू इन्वॉल्व है। पहला पहलू ये इन्वॉल्व है कि जो खातून है उन्होंने एक स्टेट इल्जाम लगाया एक लड़की के ऊपर, एक लड़के के ऊपर, कि दे वर इन्वॉल्वड इन एन इलिसिट रिलेशनशिप, शी हैज टू प्रूव इट। ये कोई छोटा इल्जाम नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये कोई छोटी बात नहीं है, पहली बात। दूसरा, उस खातून ने इल्जाम लगाया कि वकील साहब पर, उस लड़की की छोटी बहन पर, कि इनका मेरी बात कंप्लीट होने देना, ये भी कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा इल्जाम है। फिर उसने ब्लैकमेलर कहा, ये भी एक इसमें की चीज इन सारी चीजों से पहले उस चीज का जवाब देना, वो अंदर कैसे, मैं तो जा रहा हूँ। तीसरी फिर बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर उसके खातून का उसके मीर के साथ किसी तरह का भी कोई रिलेशनशिप था, शी हैज द राइट खुला ले लेती, उसके बाद मेरी बात मुश्किल कोई भी कार्रवाई करती है, डजंट मैटर। चौथी बात ये कि किसी भी तरह में, किसी भी तरह से किसी के घर के अंदर भी 12 गनमैन लेके घुस जाना कहीं पर भी अलाउड नहीं, किसी भी तरह से। वट एवर हैज हैपेंड वो सेकेंडरी हो जाता है। मैंने अगर किसी बंदे की पेंसिल चुराई है तो वो हमारे घर के सामने गले नहीं काट देगा, मुझे पेंसिल चोरी करने की सजा मिलेगी ना, मेरे गले नहीं काट दिए जाएंगे। तो 12 गनमैन लेके किसी के घर में घुस जाना, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, प्राइमरी फोकस ही होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि आप घर में तोड़फोड़ करते हैं और धमकियां देते हैं और जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं और हरासमेंट का थ्रेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो सरप्राइज इस बात से हुआ हूँ कि सब कुछ करने के बाद जब आपकी वीडियो लीक होती है तो आप एक वीडियो पैगाम जारी करते हैं, इसलिए किया है जिसमें आप एडमिट कर देते हैं। कितनी कमाल बात है, कितनी खूबसूरत बात है। आपके मुझे हैरत होती है कि आपकी जो एडवाइजर्स कौन है, मैं बात आपके एडवाइजर्स कैसे हैं जो आपको आके जो कहते हैं जी कि हाँ जी हम गए थे जी घर के अंदर, मेरे ये करता, मैं 12 गनमैन लेके छलांगे मारते हुए घर में तापे, वो मेरे बीए का घर था। मतलब आप इमेजिन करें, आप एडमिट कर रहे हैं इस चीज को, मौके पे होने एडमिट कर रहे हैं, घर के अंदर होने एडमिट कर रहे हैं, तो इट मीन ये आधी बात तो आपने उनकी वैसे ही मान ली। इससे आगे एक और पहलू भी है जिनके साथ ये हुआ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेरा एक इतराज है बहुत बड़ा, वो ये है आपने सब कुछ कर लिया, आपकी एफआईआर भी कट गई, आपकी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई, फिर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसके अंदर आप बुला के मीडिया से कहते हैं कि आप इस पर अपनी इंडिपेंडेंट राय दें। मुझे इस पर भी इतराज है कि जब आपका एक मुकदमा एक प्रॉपर फोरम के पास चला गया तो फिर आपको ये सोशल मीडिया ट्रायल करने की जरूरत क्या है? जब आपकी की प्लेटफॉर्म पे चली गई, आपको पब्लिक ओपिनियन क्यों अपने साथ चाहिए? आपको जवाब देता हूं उसका। हम अज्यूम करते हैं जब ऐसा मामला शुरू होता है कि हमारे ट्रायल इस मुल्क में परफेक्ट है, हमारी इन्वेस्टिगेशन इस मुल्क में परफेक्ट है, हमारी पुलिस इस मुल्क में परफेक्ट, और सिर्फ रिपोर्ट करना, कोर्ट जाना है, हमने सिर्फ जाके एक क्रिमिनल कंप्लेंट करनी और बैठे बैठे इंसाफ हो जाए। इस मुल्क का, इस सिस्टम का सबसे बड़ा अलमिया ये है। तो फिर ये एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। और फिर यही जो सिस्टम के खिलाफ जब जहाज जागता है तो ये फिर ऐसे केसों में ही क्यों जागता है? जिन मजलूमों के पर्चे नहीं करते, बेचारियों की बेटियों के रेप होते रहते हैं, तो तब कहाँ जाते हैं? जब मैं अभी कोई केस का नाम नहीं लूंगा, एक केस के अंदर आपके चीफ साहब कहते हैं कि महीने में उसका फैसला करें, उनको कहें जी बुला के जो पीछे आपके जो अरबों लाखों केस जो सालों से जो इल्तवा का शिकार है
وہ کسی کی باپ کی بیٹیاں نہیں ہیں, یار اس ملک وہ میں کسی باپ کے بچے نہیں ہیں. کورٹ کا کیس تھا, جج صاحب نے کوئٹ کیا بندے کو, وہ پھانسی لگی ہوئی تھی پہلے کی, پتہ لگا آلریڈی the person had died. یس پھانسی لگی ہوئی تھی سر, پھانسی ہوئی ہے, پھانسی ہو چکی ہے اس کو, پھانسی ہوئے سال ہو گیا, پھانسی ہو گئی, مرا نہیں, پھانسی ہو such گئی. is the phase of the courts of our country. نہیں سر, آپ اس ملک میں آپ کہیں کہ سوشل میڈیا تو سر پھر نہیں, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ پھر یہاں پہ انصاف بھی اسی کو ملتا ہے جس کے پاس پاور ہے. اگر یہ اس میں یہ نہ ہوتی بڑی سیلیبریٹی, نہ ساتھ جڑتے بیٹھے نہ ویڈیو بنتی, تو پھر ان کا بھی کچھ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف لینے کے لیے بھی آپ کو اتنا ہی بڑا ہونا پڑے گا نا. مائی پوائنٹ اس کی جتنے بھی آپ کی ہیومن رائٹس کے جو ووکلسٹ ہیں, یہ تب کہاں چلے جاتے ہیں بھائی, جا کے گاؤں میں دیکھو جہاں پہ بیچاری لڑکیاں بول گئی, جا کے کوٹوں میں دیکھو کہ جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. تب کسی کو یاد نہیں آتا کہ بھائی جی انصاف نہیں ملتا, تب تو کوئی میڈیا بھی نہیں لاتا, نہ کوئی ذکر کرتا, نہ کوئی بات کرتا. یار لوگ اپنی کیپیسٹی میں جو کیس ہر انسان کی آپ کی اپنی کیپیسٹی, میری بھی کیپیسٹی, آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے. اب پورے معاشرے کا تو آپ بوجھ اپنے شولڈرز پہ لے کے چل نہیں سکتے. اب جو آپ کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, جو اس کا عظما کا وکیل ہے لڑکا حسان, وہ آپ نے دیکھا ہے وہ قصور کے معاملے پہ عرفان وکیل ہے اس کا, بائی دا وے حسان وکیل نہیں, حسان کا بھی وکیل عرفان ہے. حسان is also filing a case against the lady after that statement کہ اس کے تعلقات ہیں اور یہ بلیک میل ہے. الزام that has to the lady, ٹھیک ہے, وہ کیس کرنا چاہیے. she has to bring evidence. اب وہ ظاہری بات ہے اس نے اس کو ڈسکریڈٹ کرنا تھا, so she had to take a big hit. But of all the things that I've seen and I've heard, so Hassan is one of the main persons who is supporting Usman in this case. ہاں اس کا آگے اس نے اپنا اس معاملے میں ایک آگے کیا, بٹ اس نے اپنی کیپیسٹی میں آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ حسان, اس کے ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی پی آئی سے ایلیگیشن آیا, وہ غلط تھا, ٹھیک تھا, دیٹ از انادر ڈیبیٹ. اس کا میڈیا نے ایک دم اس بیچارے کو پکڑ کے وہ اس کی غلطی سے ایک ویڈیو آ گئی. بٹ دیر آر لاٹ آف پیپل ہو وانٹ ٹو ٹیک اے ڈگ ایٹ ہم, بیکاز وہ قصور چائلڈ جو ابیوز معاملے میں بھی بڑا آگے رہا ہے. پھر وہ پتی, میں نے, اب آپ پھر بھی بات کریں, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح نہیں کر رہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی کچھ ہوتا ہے نا, یہ اسی چیز کو پھر اتنا اس طرح سے کرنا چاہیے کہ باقی کیسز کی طرف جو ہے نا وہ کورٹ کی نظر جائے. جو ججز ایک چیز کو لے کے ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں, باقی کیسز کو لے کے بھی اتنے ویجیلنٹ ہو. اس کا جتنا پاس چلتا ہے, زور چلتا ہے, پھر سارے کیوں نہیں سوشل میڈیا پہ لے آتے, پھر فلاں کو کیوں نہیں ایسے کرتے, فلاں کیوں نہیں کرتے. ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. میرا کنسرننگ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد یہ if they get away scot free. But the larger picture exactly. نہیں سر, اس میں بھی دو سینسیبلی دیکھیں میری بات سنیں. آپ نے دیکھنا اس کے کون کون سے جو ہے نا ان کی ایف آئی آر میں کون کون سے ان کے خلاف جو ہے نا وہ سیکشنز لگائی گئی ہیں, کون کون سے ان پہ جو ہے نا وہ offenses جو ہے نا وہ لگائے گئے ہیں. ون از کرمنل ٹریسپاس, ون از مسچیف آئی بلیو, اور ایک اور ہے. اب کرمنل ٹریسپاس کی سزا 7 سال ہے, اور اس کے ساتھ کو بھی ہے کوئی فائن وغیرہ. اب ناؤ دے آر ویمن, جو 2 عورتیں خواتین ہیں. اب عورتوں کے اوپر ایک اسپیشل لا کی گنجائش دی گئی ہے کہ ویمن کو جو ہے وہ بیل گرانٹ کر دی جائے گی ان سینیریوز کے اندر. سو آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ آرڈنری کیس ہو نا, آرڈنری کورس میں جائے تو اس کیس میں شاید 2 خواتین کو بیل مل جائے, ویسے اگر جائے تو میری 15 گارڈ ہے, گارڈوں کو بے شک نہ ملے. میں خواتین کی بات کر رہا ہوں, مجھے 2 خواتین ہیں نا, ان کو شاید آرڈنری کورٹ میں اگر کیس جاتا ہے نا کسی بھی کورٹ میں. اب اگلی بات سے آ جائیں, میری بات کمپلیٹ کرنے کی طرف. پوائنٹ یہ ہے بھائی جان کہ مزہ تب آئے, ہم لوگ انفارچونیٹلی جب بیل ہو جاتی ہے نا تو سمجھتے ہیں مقدمہ ختم ہو گیا. ٹرائل کے اندر پراپر ایویڈنس دے کر ان کو پنشمنٹ دلوائی جائے نا, سزا دلوائی جائے, تب اس مقدمے کا پھر فیصلہ ہوگا. اور وہ 1 سال میں نہیں ہونے والا, اٹ ول ٹیک 2 to 3 years. اصل چیز ہے اس کو پرسو کرنا, وہ نہیں ہونی ہماری عوام کے ساتھ. اچھا پرچہ کرتے ہوئے تھوڑی سی بڑی انٹرسٹنگ ہے. واقعہ چاند رات کا ہے, پرچہ کے بعد تو گیا 3 دن بعد. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم وربلی جا کے کہتے رہے ان کو, وربلی کہتے رہے جا کے انہوں نے ہماری بات کی سنی. مجھے جہاں تک نالج ہے, اور ہو سکتا ہے اس اونلی اسٹارٹڈ سیریس ایفرٹس تب شروع ہوئی
जब से ये वीडियो वायरल हुई, उससे पहले खामोशी, उससे पहले हाँ, तो उसमें के साथ इशू हुआ तो वो डर के whatever reason वो खामोश रही. It only started taking serious turn with this. क्योंकि तब तो कुछ फिर रहा ही ना, पहले चुप इसलिए वो रही कि भाई मेरा एक स्टेटस है, फिल्म जी वो इस तरह से चलो जी ठीक है मामला, ये भी हो सकता है. दूसरी बात है, मेरा एक दफा ID कार्ड घुमा था, ठीक है, थाने में गया हूँ तो मुझे 2 चक्कर लगे, ठीक है, और फिर कहीं जाके भी वो भी कि जी मसला आप ये ना लिखें, आप मसला ये लिखें, वरना जो है ना. कितनी पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है. बट सरप्राइजिंगली राइट नाउ पुलिस डिपार्टमेंट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. आपकी बात शायद मेरी वियर्ड लगे, अजीब लगे, अब आप थाने जाएं, आप सिस्टम कंप्लेंट नोट करते हैं, आपको पर्ची इशू करते हैं. ये दिस इज नॉट ट्रू इन एवरी थाना. आई एम सॉरी यू जनरलाइजिंग. मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, बात पर सुन लेते ना, अगर आप तो आप बात ना करते हैं, उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं, बुलाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है ना, अब कंप्यूटर पे मैंने लड़का बढ़ाया वो एंटरटेन करता है, ये वाला इशू था, मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इस चीज डिस्कस नहीं कर रहा. मैं आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं. मैं इसकी इशू को डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप कह रही वाला घूम जाए ना, तो आप जाए, आपकी इंस्टेंट कंप्लेंट लिख लेते हैं. सर आपकी कंप्लेंट उस टाइम होती 3 दिन का आपको टाइम मिलता है. 3 दिन के अंदर वही इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है जो आपको फोन करना भी बॉदर नहीं करता, आप उसके पीछे जाते हैं. आप दुरुस्त बात कर रहे हैं. मुझे मुझे इस बात से ना एक फनी वाकया याद आ गया, अभी रिसेंटली हुआ, मैं सुनाता हूँ. एक घर के अंदर ना, गुलबर्ग के अंदर, आज लोग पता थाने जाता रहा मैं 2-3 दफा गया हूँ, तो गुलबर्ग के अंदर एक लड़की के पास iPhone 11 Pro था, उसका वो चोरी हो गया और उसने कंप्लेंट करा दी पुलिस को. उसके बाद वो बेसिकली उसकी काम वाली ने चोरी किया था, जो कि पकड़ी गई. और वो पकड़ी कैसे गई कि वो काम वाली ने मोबाइल हाथ में रख के टिकटॉक बनाई हुई थी और वो टिकटॉक उसने अपलोड भी की हुई थी. बड़ा अच्छा. और वो एग्जैक्टली वो काम वाली की टिकटॉक से पता लगा कि भाई जी मोबाइल जो है ना वो काम वाली के पास है. लेकिन ये पुलिस जो होती है ना, मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस फरिश्ता होगी, पुलिस ही होती है, वो याद रखिएगा. हाँ, लेकिन इसमें क्या मसला है कि 3 दिन बाद ही उन्होंने रिपोर्ट किया, ये एक फिजिबल बात नहीं कि हो सकता है वो उनके पेरेंट्स नहीं है. नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने देखिए, मेरा ये कदम तौर पे कहने का मतलब नहीं है, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था, मुझे समीत आपने कहा कि वीडियो मंजर आम के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाह रहा था जैसे उन्होंने हाईलाइट किया दैट. मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिले किया या जान के किया, कैसे किया, इसलिए मुझे डेफिनेटली बहुत ज्यादा पहलू होंगे, बट द पॉइंट इज कि ये इमीडिएट कोई एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर. मुझे इशू है कि हमारा क्रिमिनल सिस्टम इज फार फ्रॉम ओके इवन इन 2020. और क्रिमिनल सिस्टम इज क्रिमिनल. ठीक है, आपको क्रिमिनल सिस्टम का मकसद ये है कि लोग जज्बाती होके, किसी का कत्ल होता था या किसी के साथ कोई हादसा होता था, जज्बाती होके वो रिवर्स उसका कत्ल करते थे, एक रिवेंज किलिंग करते थे, या रिवेंज मिडीवल टाइम्स में रिवेंज रेप होता था, या रिवेंज चोरी होती थी, या रिवेंज डकैती होती थी. वेंजियंस रिवेंज के कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए ये मॉडल आया कि यार आप अपना जो बदले का मसला है वो आप सिस्टम स्टेट को दे दें, स्टेट आपका क्रिमिनल केस पर सू करेगा और सजा दिलाएगा, आपने कुछ नहीं करना. हमारा प्रॉब्लम ये है, आई साउंड लाइक आई एम डिफेंडिंग जिन लोगों ने ड्रेस पास किया, बट आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, बट दिस इज द होल पर्पस ऑफ द क्रिमिनल सिस्टम. ठीक है, पहलू द पर्सपेक्टिव नंबर 1, अगर जिन बेगम साहिबा को मसला था कि उनके खामन ये हरकत कर रहे हैं, वो पुलिस में चली जाती, छोड़ देती, दैट्स इट, खत्म बात. आप 2020 में आप एक डेमोक्रेसी में आप रह रही हैं, तो जैसी मर्जी डेमोक्रेसी है, गुस्सा आ जाता है, इश्तियाल आ जाता है. एक ठीक है, आप सेंसिबली सोच रहे हैं, हमारा कानून की रिलाइज करते हैं, इश्तियाल आ जाता है, इश्तियाल आ जाता है. हरकत किए देन बट शी शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. आई एग्री. वो ना का. अच्छा, एक बात मैं आपको तरकीब, आप ताकत के नशे में 20 गार्ड लेके किसी के घर में घुस जाए, चाहे उसने आपके साथ ज्यादती की है, तो ज्यादती देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. प्रॉब्लम इज, पहले नंबर पे बात यह है कि आपको, चाहे वो ताकतवर है चाहे वो कमजोर है, इस मुल्क का अनफॉर्चुनेट बात है, दोनों को पता है कि हमारी पुलिस से इंसाफ नहीं होती.
That's the one of the most unfortunate thing in this whole. نہیں میں صرف یہاں پہ چھوڑ دی میں آپ سے دیکھیں میری بات سنیں. میری بات کمپلیٹ ہونے دے. اس کے بعد ٹھیک ہے, اس کے بعد پولیس کے پاس آپ نے جانا ہے, آپ کو یا سفارش ایس ایچ او کو یا ایس پی کو اپروچ کرا کے اپنا پرچہ کرانا پڑنا ہے. ٹریس پاس ہو گیا, ان جو دا لیڈی ہو ورکس ان دا موویز اس پہ کیٹ کالنگ, اس پہ کیا شیمنگ, کیا چیزیں نہیں ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کا کیریئر ایک طرح سے آپ نے اڑا کے رکھا. اس کو موویز ملتی تھی, اس کو جو بھی مسئلہ ہو رہا تھا, اب وہ آپ نے اس کو اوپنلی ذلیل کیا. اس کے علاوہ ڈر کے نہیں ہونا, اس کے ساتھ یہ اسٹگما لگ گیا فار دی ریسٹ آف ہر لائف. اس کے کیریئر کے اوپر یہ ایک چیز آ گئی ہے. اس ہول میس اس ٹیچر نے اس کو اس معاملے میں پھنسا دیا. She, the unfortunate thing is, she's not going to get justice anytime soon. I hope I am wrong. ٹھیک ہے, she will have to live with the consequences. اس ملک میں جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جو victim ہوتا ہے, the law is with the aggressor. The law is with the aggressor. ٹھیک ہے, it is not supposed to be, but this is how it seems to be, and this is unfortunately how it works. ہمیں پتہ ہے کہ اس جس عورت نے یا جس بھی گروپ نے اس کو اس کے مارا, اس کی گریونس ہوگی, وہ پولیس کے پاس جاتی, اس کو امید تھی کہ کچھ نہیں ہونا, پولیس سے کچھ جو کرا گی میں آپ ہی کرا گی, انہوں میں آپ ہی سبق سکھاواں گی, انہوں کی ویڈیو بھی بناواں گی, ذلیل بھی کرا گی, اپنے گارڈاں نو بھی ہو سکتا وہ کہاں گی کہ لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو, انہوں نے سیدھا کر دو. ٹھیک ہے, یہ ابھی وہ فیوڈل اور وہ جو ہے نا ایک اس مینٹیلٹی وہ بدلے لینے کی, اور وہ ابھی تک وہ ہر ایک ایگزسٹ کرے. اور اگر یہ پاورفل ہوتی مائٹ بھی یہ بھی ایسے ریٹیلیٹ کرتی. یار ہماری لیڈ کیا ہوتا, سوری ایک منٹ صرف, میں بالکل سوری فار انٹرپٹنگ, اس اسٹینڈ پوائنٹ سے ان کو بھی کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ طاقت اور پیسہ ہر وقت نہیں رہتا. جب یہ اتنے طاقتور نہیں رہیں گے جن لوگوں نے کھلانگی نے دوارے ہیں, تو اس وقت جو ان کو بچانے والا کون ہوگا. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو چلے پولیس اور یہ سارا ایک معاملہ انفارچونیٹ آپ کا کرمنل سسٹم از ڈم. ٹھیک ہے, میں پی آئی اے والے بات کو بیچ میں لانا نہیں چاہتا, ڈیبیٹ چلی جائے گی, بٹ ابھی تک جو آج تک کریش کے بعد اتنے دن ہو گئے ہیں, ابھی تک جو لوگ اس کریش میں انفارچونیٹلی وہ لاس دیئر لائف, ان کے ریلیٹیو ابھی تک رو رہے ہیں, ان کی ویڈیو سرفیس ہونا شروع ہو گئی. ان کو بھی سوشل میڈیا یوز کرنا پڑا. پولیس کوئی ادارہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا. آپ قتل کا کیس ہو, آپ یہ میرٹل کیس ہو یا ٹریس پاس کا ہو, تو پولیس از سمپلی ناٹ بادرڈ, اپنی کرسیوں سے ہلتے نہیں ہیں. انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ان کو گاڑیاں نئی سے نئی گاڑیاں نکلوا کے دی ہیں, فیسلٹی دی ہیں, یہ جا کے کی ہوگا وہ تھانے بلاؤ دی ہوگا. دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری انویسٹیگیشن ڈن ہے. انویسٹیگیشن کا ہمارے اس ملک میں کوئی حال نہیں ہے. پی آئی انویسٹیگیشن بالکل ایک ٹاپک ہی الگ ہو جاتا ہے, ایک ڈیمینشن الگ ہو جاتی ہے. بٹ کریش وکٹمز ہیں, ایئر پلین انویسٹیگیشن تو بالکل ایک انویسٹیگیشن ہی لگتا ہے. اس میں تو بیچاری پولیس کا کوئی پتہ ہی, ان کو یہ بھی نہیں وہ گائیڈ کر سک رہے جو بیچارے اس ٹریجڈی میں مارے گئے ہیں. ان کے جو لوائقین ہیں, ان کے جو ریلیٹیوز ہیں, ان کو وہ گائیڈ بھی نہیں کر پا رہے. اتنا برا حال ہے. ٹھیک ہے نا, دے کین ناٹ ایون سیٹ اپ اے ہیلپ ڈیسک کہ آپ ان کو بتا ہی دیں کہ کریش سائٹ کہاں پہ ہے. کریش سائٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں, مورگس کو ڈھونڈ رہے ہیں لوگ, ڈی این اے فورینسک کے پیچھے خود جا رہے ہیں, فورینسک لیبس کے پیچھے. فورینسک لیبس کا نہیں پتا کہاں ہے. پہلے تھانہ ڈھونڈنا مصیبت, پھر تھانے سے وہ ایک بندہ لاہور ایک شہر میں رہتا ہے, وہ دوسرے شہر میں جا کے اس کونے میں جا کے اس حالت میں وہ ڈھونڈے تھانہ کدھر ہے. تو مطلب اٹس اے چین آف ٹریجک ایونٹس. اب اس معاملے میں جس بات سے ہم چلے تھے اور میں جوڑا تھا کہ پولیس کے اوپر ریسورسز خرچ کیے جاتے ہیں, ان کا ایک بالکل آرگومنٹ ہے کہ بجٹس ان کے کم ہے. ٹھیک ہے, بٹ ان کو بجٹس ان کے پاس ہیں. آپ نے ڈولفن اسکواڈ پہ پیسے خرچ کیے, آپ نے ان کو ابھی یہ کرولا ٹویوٹا کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے گاڑیاں بھی پرووائڈ کی. پیٹرولنگ, آپ کا ایٹیٹیوڈ ابھی تک وہیں کا وہی ہے. مسئلہ آ گیا ہے
ओ जी थाने पहुंचो जी, आप पुलिस को जाना चाहिए। पुलिस फोर्स आपको कहती है कि किसी को मसला विक्टिम को थाने आओगी, थाने तारी बयान तारा रिकॉर्ड करना है। अब आपका CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड साफ कहता है कि आईओ आपसे इन राइटिंग कुछ नहीं लेगा, उसका पहला चीज ही होता है जी लिख के दे दिए बयान अपना। कानून आपका CRPC इज क्लियर इन राइटिंग कि आपने रिटर्न कोई चीज पुलिस को ना मसीहा होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। आप अपना जो बयान है वो लिख के दें। तो आपको घर, आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई है, आपके पुलिस को आपके घर पे आके जो क्राइम सीन है उस पे जाके विक्टिम से कहते हैं आओ जी चलो जी सानू लेके चलो, गड्डी हैगी तेरे को, मोटरसाइकिल हैगी, ओ जी मैं अच्छा मैं ना फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। पुलिस मोबाइल के डीजल का पैसे दे ठीक देगा। है, ਉਹ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਜਾਣਾ है ਤੇ ਉਹ पैसे रेड मारने जाना है, रेड मारने की गाड़ी की मजे तो लेते हैं। यार मतलब इस मुल्क में आप मतलब एक पॉइंट आप मिस कर गए बड़ा जरूरी। आपके यहाँ पे तफ्तीशी होता कौन है, उसका रैंक क्या है, अच्छा अब उसकी तालीम क्या है? हाँ मैं ये बिल्कुल एक वो हम डिमेंशन और में चले जाएंगे, बट दीज आर वेरी वैलिड पॉइंट्स। अब बात यह है कि आपने उस सिस्टम के हाथ में इन लड़कियों का, खवातीनों, इन सारे मतलब ये तो एक मसला, एक सिंबॉलिक मसला बना हुआ है क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी जो शामिल हो गया तो मसला हाईलाइट हो गया। ऐसे मसले तो यार हर थाने में पाकिस्तान के हर कोने में कहीं चल रहे हैं, वो हाईलाइट ही नहीं होते। तो ये मामला पुलिस इन केसेस को जो फॉर्निकेशन या ये जो मैरिज है, ये अफेयर के केसेस को समझती नहीं आती पुलिस। आपकी खुद अफेयर में शामिल है। आप इनके ऑफिसर्स को अगर इनकी कभी कोई डिफेंस कोई रिपोर्ट निकले तो इनके आधों के तो घर निकल आए डिफेंस जहाँ पे ठीक है ना। तो ये अब कोरोना के दौरान रिपोर्ट्स हैं कि डिफेंस के अंदर जो डिफेंस की पुलिस थी दे वर बिजी बस्टिंग अप पार्टीज। ठीक है, पार्टी नहीं करना चाहिए वो, आप एक्चुअल क्राइम के पीछे जाओ। आप उन बच्चों को जाके पकड़ो कि अच्छा यार चलो यहाँ से हमें पैसे अच्छे मिल गए। सॉरी नहीं, इस पे ये मैं आपकी बात क्लैरिफाई करना चाह रहा था उस टाइम पे कि पुलिस के अंदर कोई इस तरह का मुकदमा जाए ना, तो बजाय इसके कि आप उनको शेल्टर या प्रोटेक्शन दें, खवातीन को उल्टा उनको कहते हैं बीबी बदनाम हो जाएंगी, छड़ दे, कोटा चक्कर खाएंगी, मेडिकल करांदी फिरेंगी, डिस्पाइट कि उनको आप कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे वो अपना राइट के लिए फाइट कर सकें। आप उनको इतना को डीमोटिवेट और डीमोरलाइज करते हैं कि वो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा और वो पता नहीं माशरे में कितनी बदनाम हो जाएंगी कि वो चल नहीं सकेंगी या वो खुलेआम जो है वो ज़िंदगी नहीं अपनी गुजार सकेंगी। तो आई 100% एग्री विद यू कि तफ्तीश का जो निज़ाम है पाकिस्तान का वो बर्बाद हो चुका है। और बाय द वे और बात है कि हम एक पार्टी जो मौजूदा कोई गवर्नमेंट है उसको ब्लेम करके हम समझते हैं हमारा फरीदा पूरा हो गया। इन्वेस्टिगेशन का जो इस टाइम पे ये हालात होना 2020 में आज तक सिंस द क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री टिल टुडे हर गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट है। बिल्कुल, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट है, चाहे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो माइंडसेट है, पुलिसिया माइंडसेट है। गवर्नमेंट वाज ऑपरेटिंग, whoever has run this country has a contribution in this or has a blame on their shoulders. and just for the audience we आज तक हम रिक्रूटमेंट, सॉरी इसके बाद आप बात कर लेना, आज तक हम अपना रिक्रूटमेंट जो उसने बात की बिल्कुल ठीक की है। आईओ का रैंक क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, सही होगा यार, ट्रेनिंग क्या है, सही होगा। उसको एक बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं पढ़नी आती, अंग्रेजी के लफ्ज नहीं पढ़ने आते ठीक यार है ना। बैलिस्टिक रिपोर्ट उसको बैलिस्टिक के स्पेलिंग नहीं लिख सकेगा। मैं एक मिसाल आपको एक वाकया बताता हूँ। एक इंसिडेंट हुआ तो हमारा दोस्त गया थाने में, तो उर्दू हमारी वैसे कौमी ज़ुबान है, किसी को उर्दू लिखनी ना आए ये भी अनफॉर्चुनेट बात है, बट उसने कहा कि चूँकि कानून इंग्लिश में हमारा सारा अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, उसने दरख्वास्त अंग्रेज़ी में लिख दे दी। तो SHO ने दरख्वास्त उससे ली, उसने पढ़ी, उसने कहा कि भाईजान बात ये है कि जे तो तुसी जानते हो ना कि जानते हो कि कार्रवाई ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ ना होए ते दरखास्त ਜਿਹੜੀ है ना वो उर्दू च लिख दियो। यानी
उसको कहा यार कानून आपका अंग्रेजी में है तो भैया दरखास्त एक्सेप्ट करें, उन्होंने कहा जी पुलिस ने फिर कुछ करना ही नहीं, कार्रवाई साढ़े मैं आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य सुनाता हूँ। तो आप तो दरखास्त की बात करें, मैं आपको एक जनरल वाक्य सुनाते, सुनाया नहीं है। एक ना मुकदमा हुआ था जिसमें ना एक जाली बोतलें में फैक्ट्री में रेड पड़ी थी, उस पर ना ढक्कन और मशीन और बोतलें उड़ाकर ले गए थे। अब आमतौर पे होता ही था, ये कुछ 4-5 नोवा कोट के करीब फैक्ट्रियाँ थी, तो रेडें पड़ती थी, तो आप सुपुर्दारी की एक दरखास्त होती है कि जी माल पुलिस ने पकड़ ली है, ये माल वापस किया जाए। तो ये दरखास्त आप देते थे तो जिला कचहरी के अंदर ना तो आपको वो ढक्कन बोतलें नहीं मिलती थी, आपको मशीन भी मिल जाती थी, और ढक्कन बोतलें लेने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था। दरखास्त उर्दू में लिखी जिसमें ये सब कुछ मांगा, ढक्कन, बोतलें, मशीन, सब कुछ। अब जज साहब ने जो ऑर्डर किया वो अंग्रेजी में किया, और अंग्रेजी के ऑर्डर में सिर्फ मशीनरी वापस की। वकील साहब ने कहा दरखास्त उर्दू थी तो नाल है, ऑर्डर ले जाके पुलिस वालों ने कहा मेरा ऑर्डर हो गया है, मेरा सामान दे दे। पुलिस वाले ने उर्दू की दरखास्त पढ़ के तमाम सामान दे दिया, और ये एक बार नहीं हुआ, ये 4 से 5 बार हुआ है। ये इनका लेवल है अंग्रेजी का। आप सोच सकते हैं कि ऑर्डर में जो चीज़ नहीं भी दी गई उन्होंने कहा अंग्रेजी कौन पढ़ेगा, आपने उर्दू पढ़ के मेरा ऑर्डर थी जरा तारुफ पार्टी है तो अफसोस हो रहे हैं, समझ रहे हैं बहुत सारे पार्टियां रोक रहे हैं। और मतलब अगर कोई ये फिर हमारा कुछ क्लास का लोग कुछ पुलिस में भी है, वो सुनेंगे, वो कहेंगे कि यार आप पुलिस को बिला वजह आप इतना रगड़ रहे हो और आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो पहली तो बात यह है कि आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी पुलिस ऑफिसर। बहुत पुलिस ऑफिसर्स ने इस मुल्क में कोशिश की है, उन्होंने भी जाने भी दी हैं। सो आई रिस्पेक्ट दोज पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स, तो उनकी सैक्रिफाइसेस को सलाम है। बट जो सिस्टमेटिक फेलियर्स हैं उसका ये नहीं मतलब हम उन पर बात नहीं कर सकते और उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो अगर कोई मेरा दोस्त मेरा भाई इस बात पे इतराज़ करे तो पहले तो ये साफ ज़रूर बताए कि जो बातें हमने की है क्या वो अभी आज तक इस मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं क्या नहीं करती। जस्ट टू सेकंड यू, आई जनरली नो फ्यू पुलिसमैन जो कि वाकई बड़े ऑनेस्ट हैं और बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी फ्यू। ठीक है, तो एग्जैक्टली ठीक है, द नंबर इज सच मतलब टाइनी नंबर, वो इतनी माइन्यूट उनकी तादाद है कि दे आर नॉट मेकिंग अ डिफरेंस। ठीक है, कुछ ऑफिसर्स द ब्रिलियंट ऑफिसर्स, बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस का जो पूरा इदारा हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस, लो एफिशिएंसी और करप्शन। ठीक है, कम नहीं करना और विक्टिम को ज़्यादा रगड़ना, विक्टिम को रगड़ा मिलता है। फिर इसमें ये भी कोई भाई कह सकता है कि यार आप वकील हैं तो आपकी अदालतों में क्या होता है। तो यार अदालतों में जो होता है वो हम ऑलरेडी वकील सबसे ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल लॉयर्स, अभी मिसाल के तौर पे अभी एक रिसेंट वाकया हुआ है कि बेल चोरी की हुई है, जो बेल हुई है कोर्ट की प्रेमिसेस से वो मोटरसाइकिल चोरी करके ले। ठीक है, सो देयर आर प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहली बात है बेल उसी टाइम मिसयूज होना शुरू होगी। बेल की कंडीशन एक होती है कि यार मैं ये जुर्म नहीं करूँगा, मेरे पे मतलब ये गलत मेरे पे पर्चा काटा गया, गलत मुकदमा है, मैं बेगुनाह बंदा हूँ। तो कोई हालात हर तरफ जो है ना वो इट्स अ कलेक्टिव फेलियर, इट्स अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ मतलब द इंस्टीट्यूशंस जो इस मुल्क में जिनका काम है इंसाफ करना, इंसाफ देना। तो सम सीरियस वर्किंग पॉन्डरिंग हैज़ टू बी डन कि यार कैसे थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए इस निज़ाम को। बात हम शुरू उस्मा और इस जस्टिस का मामला बीच में जुड़ गया तो ये सारी बातें बीच में हो गई। बट द थिंग इज माय सिंपैथी इज नॉट जस्ट विद ये these girls but with victim of countless crimes जो हमारे मुआशरे में हुए हैं और लोग सफ़र करते हैं उनको, जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला या नहीं मिल रहा, जो यहाँ बेचारे कोर्ट्स के धक्के खा रहे हैं and they're not getting any outcome in their case। मेरा शेर भाई आपसे एक सवाल है, ये टॉपिक से हट के है ज़रा, वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट। अब मेरी जहन में भी एक बात आई कि जी वो इन 3 खबरों के अलावा एक और खबर थी जो गर्म रही है। वो खबर ये गर्म रही है कि मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर 40% से कम अल्कोहल हो
तो वो हलाल होती है। हाँ वही यार बिल्कुल ये बात हुई थी हाँ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार मुफ्ती साहब जो है मुफ्ती साहब मुझे लबो मेरा हाँ वो मुफ्ती साहब आए उनको बिठा के पॉडकास्ट करे ये ना मुझे ना इसमें आपकी जो है ना वो बड़ा एनलाइटमेंट व्यू चाहिए कि ये 40% वाला, क्योंकि आप गौर करें तो हर शराब की बोतल में कम 40% ही होती है मोस्टली। यार ये 40% वाला जो बात करती है मैं अब इस पे क्या मजहबी अब वो एक अथॉरिटी ने ये बात कर दी है तो क्या उसको आपका क्या टेक है इसके ऊपर? वैसे 40% से अगर कम है तो वो हराम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक मेरे ख्याल से उनकी ये लॉजिक होगी कि यूजुअली जो चढ़े ना तो हलाल है। ऐसी मैं चढ़े तो बाद मेरी बोतल है शराब की। ये भी हो सकता है लेकिन इसमें ये भी लॉजिक हो सकता है कि यूजुअली जो अल्कोहल होती है ना जिनकी स्ट्रेंथ जिन फ्लूइड में ज़्यादा होती है, जैसे एब्सेंथ है या कुछ और ऐसे 70% है उसके 70-80% है, वो उसकी एक सर्टेन मकदार लेने के बाद बंदा अंधा भी मर सकता है, अंधा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उसके पीछे शायद उनकी ये लॉजिक हो, मुझे नहीं पता, उनकी स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ी लेकिन सुनी थी कि इस तरह की अगर बंदा पी के नाम मरे तो नहीं कि जी इस तरह से कोई मुफ्ती साहब उन्होंने कहा कि जी 40% से कम जो है वो हलाल है। Guys, thank you so much for being here. It was a good discussion. It was a roller coaster discussion. Yeah. Started from Corona to Chand, and from Chand to quarantine, and then quarantine to jail. Hopefully, let's see. You see, the podcast का purpose और सारा जो मकसद ये होता है to have an unfiltered discussion. उसका ये नहीं मतलब आप बैठ के गालियाँ देना शुरू कर दो किसी को. It is to have a discussion or an understanding of a particular issue. तो उसकी कोई direction नहीं होती. So you can cover a variety of issue. और plus commercial shows या commercial talk shows के ऊपर आपको agendas दिए जाते हैं और आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि आपने उसमें कन्फाइंड रहना है। तो इसमें आपके ऊपर किसी ग्रुप या किसी कॉर्पोरेशन या किसी कंपनी का कोई प्रेशर नहीं होता कि दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डिस्कस, सो यू कैन इजीली स्पीक योर माइंड आउट। और मेरा ख्याल है मीनिंगफुल डिस्कशंस हमारे माशरे में उसकी शिद्दत से ज़रूरत अगर है। होती हैं तो वो बड़ी कम और बड़ी मखसूस जगहों पे होती हैं। दे ब्रिलियंट officers, they're brilliant journalists, they're brilliant medical workers, health workers, they're brilliant people in some many important positions जो कम तादाद में कम है, मिटिगेट कर रहे हैं, जो तादाद में कम है, मगर ये कि काश वो पब्लिकली भी ये बातें करना शुरू हो जाए और अपने लूप होल्स को ओपनली एडमिट करना शुरू कर दें, अपने इदारों के और अपने डिपार्टमेंट्स के वो डिनाइबिलिटी से बाहर हैं ताकि कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस हो सके। उनके डिपार्टमेंट्स में जब मीनिंगफुल प्रोग्रेस होगी तो हमारे मुआशरे में मीनिंगफुल प्रोग्रेस। it has to be mitigating or trying to cover up anyone, the facts are facts. में बहुत हो गई, अब हम की ज़रूरत है, बात और कुछ नहीं है। तो thank you so much. आपने as you can see कि शेर is addicted to phone. हाँ, उससे but पहले फोन पकड़ लिया तो शेर ने भाई एक चीज़ पढ़नी है, वो पढ़ेगा तो खत्म होगा, और वो आज गई है। I'll give the ending to you and thank you Ujaz for taking पहले वजाहत अगर कुछ कहना चाहिए on this what should I say? This is his first podcast, man. Maybe he wants to say something. Your first discussion on podcast, so I hope you had fun. Yeah, absolutely. I have a very good discussion and hope to have much more soon. And I try to talk less in my future podcast. Otherwise, there is the possibility they throw me out. So I want to read something else. So yeah, this is on the whole. This is something in the Godfather books, ठीक है? So Don Corleone himself was not angry, for he had long ago learned that society imposes insults that must be borne, comforted by the knowledge
that in this world there comes a time when the most humble of men, if he keeps his eyes open, can take his revenge on the most powerful. It was this knowledge that prevented the Don from losing his humility, and all his friends admired him for it. So the thing is کہ یو نو آئی مین ہم اس سوسائٹی میں جس طرح سے ہم چلتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اف وی آر پاورفل اور اف وی آر ان پاور تو ہم نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے، اینڈ وی ول یو نو تھنگس چینج وٹ ایور رائزز فالز. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر مجھے یہ ہے کہ اگر میں اس کو آسان لفظوں میں بولوں تو یہ کہ what goes around comes around. Yes. ہر بندے کا جیسے ہر بندے کا کہنے ہیں جیسے کو تیسا، بالکل جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہر ہمارے اردو لوگوں نے کہا تو پھر جس طرح کیتا ہے جنہیں جو کیتا بھگتے گا بھی وہی. ورلڈ وار 1 جو ہے نا، جو لوگ یہ بات میری سن رہے ہیں وہ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ what goes around comes back around. World War 1 one of the most deadliest, the second most deadliest conflict. کتنی اور پہنچ گئی ہے. نہیں the second deadliest war in human history وہ کس طرح سے اسٹارٹ ہوئی؟ وہ آرچ ڈیوک واز on one of the roads اور گزرتے ہوئے کسی ایک ان نون بندے نے he fired a pistol and he got you know جو بھی وہ تھا. بٹ اٹس لائک we should take care of the weak. The point is کہ جہالت تک کی شروع بھی آج تک ختم نہیں ہوئی. So before we go into World War 1 and the reasons, نہیں so let's just take you know this cut it short for today. So thank you for being here, guys. Thank you. So Allah stay Hafiz. corona safe. Allah Stay safe. Stay home, stay safe. Stay away from people as well. I can't say not stay home. But yeah, I guess This is our home, so no problem. so God bless you all. Allah Ta'ala. Stay away. Please. Good, yeah.